हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। और इस करंट अफेयर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे कि जो 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो भी हमारे करंट अफेयर में रहा है, लगभग 1 अगस्त तक का भी मान सकते हो, जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उत्तर प्रदेश की, उनको कवर करेंगे। और ये खबरें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपके प्रीलिम्स और मेंस में हम बात करें तो पेपर 5 और पेपर 6 जो यूपी स्पेशल पेपर है, उसमें बहुत आपको फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तरीके से सपोर्ट करेगा। तो अच्छा कंटेंट है, आप बस आपको करना क्या है, नोट्स बनाते रहना है। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश, पहला जो हमारा पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश अचीवर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश ने अचीव किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। आपने देखा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं वो हैं क्या। तो आपने देखा होगा, जस्ट एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो टोटल कितने हैं? 17 हैं। और ये कब स्टार्ट किए गए थे? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में इनको स्टार्ट किया गया था। और इनको अचीव करने की बात कब की गई थी? 2030 में की गई थी कि हमें 2030 में इन 17 गोल को अचीव करना है। इनके सब गोल भी हैं, लेकिन आपको मेनली क्या करना है, 17 जो गोल हैं उनको हमें अचीव करना है। तो जिसमें आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 1 है वो क्या है कि पॉवर्टी को एंड करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या है? हंगर को एंड करना। पहला क्या था? पॉवर्टी, समझ गए, पॉवर्टी को खत्म करना। दूसरा क्या है? हंगर, हंगर मतलब भुखमरी को खत्म करना। और ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है वो क्या है? वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है कि पानी भाई साहब और सफाई गांव में होनी चाहिए या शहर में होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को उत्तर प्रदेश ने सक्सेसफुली अचीव किया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या है? तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश का जो जल निगम है, उत्तर प्रदेश जल निगम, उसने आपने पढ़ा होगा कि आईआईटी कानपुर और आईआईएम इंदौर से भी एक एग्रीमेंट किया है कि हम वाटर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, जल सुरक्षा को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं भाई, इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 साफ पानी और साफ सफाई के मुख्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। ये बहुत अच्छी बात है। जल जीवन मिशन को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है कि हर घर जल अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया है। राज्य ने लाखों ग्रामीण परिवारों को घर में नल से पानी का चालू कनेक्शन उपलब्ध कराया है। गांव में आप जाओगे अभी, तो गांव में आप देखोगे अभी भी बहुत से गांव में जो हमारी जो जिसको बोलते हैं कि पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं, आपने टंकी बना दिया गया, आपने देखा होगा कि वाटर की जो टंकी है उसको बना दिया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और गांव में अब टंकी से पानी जा रहा है, एक स्वच्छ जो जल घर तक पहुंचना चाहिए वो जाने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को अचीव किया है। ठीक है जी, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृत सरोवर मिशन। आप देखोगे उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर मिशन में भी काम कर रहा है। तो आपने देखा होगा अमृत सरोवर मिशन क्या है कि अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने हजारों ग्रामीण तालाबों का निर्माण किया है। तो ये अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, समझ गए। तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश ने, भाई साहब, उत्तर प्रदेश ने कितने अमृत सरोवर बनाए? 20,000 लगभग अमृत सरोवर बनाए। और ये पूरे भारत के कितने अमृत सरोवर हैं? पूरे भारत का 27% अमृत सरोवर है। और सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बना था? सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, भदोही डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा भाई साहब सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बने हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, समझ गए, वाटर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को अचीव किया है, जिसके तहत आप समझ जाओगे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं और जल जीवन मिशन को हमने इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से किया है। तो कैंपेन चलाया गया रिवर रेजुविनेशन। आपने देखा कई नदियों को भी उत्तर प्रदेश ने बचाया है, समझ गए। तो उत्तर प्रदेश ने कई नदियों को वैसा रिवाइव किया है। जैसे आप देखोगे एक है नीम नदी। तो नीम नदी भाई साहब कहाँ पर थी? वेस्टर्न यूपी में।
समझ गया, हापुड़ के आसपास। एक आपने देखा होगा पीली नदी, पीली नदी को भी भाई साहब इन्होंने रिवाइव किया है। तो पीली नदी कहाँ से थी? जौनपुर में, जौनपुर में भाई साहब पीली नदी। आपने देखा है एक कानपुर में नून नदी, नून नदी को भी बचाया नून नदी। तो ये कहाँ पर है? नून नदी भाई साहब कानपुर में। तो ये एग्जाम्पल भी आप अपने मेंस में लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नदियों को बचाने के लिए क्या कर रहा है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा कि रिवर रिवाइवल प्रोग्राम जो चलाया गया है, जिसके तहत हमने कई नदियों को, हमने एक प्रोग्राम भी चलाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर, समझ गए, एक जिला एक नदी। मतलब हर जिले में कुछ ना कुछ छोटी सी नदी होती है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको रिवाइव करना है, उसका जो क्षेत्र है जाने का उसको हमें साफ करना है, उसमें जो सिल्ट जमा हो गई है उसको सफाई करनी है, उसमें जो गंदगी जमा हो गई है, जो प्लास्टिक जमा हो गई है, वो सभी साफ करना है। ये इसका मकसद है। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पर भी हमने बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो भूजल अधिनियम को हमने इंप्लीमेंट किया है, समझ गए। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम्स चलाएं, जिससे वाटर कंजर्वेशन बढ़ रहा है। तो ये सब बातें लिख सकते हैं। अब हमारा दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं भाई। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सारनाथ ने भाई साहब इंस्क्राइब, कि सारनाथ को भाई साहब 45 भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। कौन सी? तो भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं? 45 हो गई हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सारनाथ इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, समझ गए। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी कौन ऐड किया गया है? सारनाथ। तो अभी आप देखोगे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई हैं। तो भारत में भाई साहब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो कितनी टोटल हो गई है? 45, समझ गए। और यूपी की बात की जाए तो यूपी में कितनी हो गई है? 4। अब यूपी में कौन कौन सी 4 है आपको याद होना चाहिए। एक ताजमहल है, समझ गए, अच्छे से याद कर लो। एक है भाई साहब आगरा फोर्ट, समझ गए, आगरा फोर्ट। और एक है आपने देखा होगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बनाया था, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और एक अभी देखोगे सारनाथ हो गया। पहले सारनाथ नहीं था, ये टेंटेटिव लिस्ट में था। और रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो रिसेंटली वाला सारनाथ है। तो ये बेसिक चीजें मुझे लगता है 6 दिसंबर को आप एग्जाम देने जाते हो तो ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में कितनी भाई साहब वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में भाई साहब टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, समझ गए। सुमित सर देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। तो भाई साहब ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। लाइव होती तो मैं आपको सुमित सर से मिलवाता, जस्ट सर ने दरवाजा खोला और चले गए, ठीक है। चलो भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हो गई हैं भारत में? 45 हो गई हैं। आगे चलते हैं। तो सारनाथ क्यों है? सारनाथ को क्यों भाई साहब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है? क्योंकि ये कल्चरल साइट है, हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जब आप देखोगे कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था भाई साहब महात्मा बुद्ध जी का, समझ गए, सिद्धार्थ जी का, बाद में उनको बौद्ध बोला गया, मतलब गौतम बुद्ध बोला गया, समझ गए। तो आप देखोगे कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर, जन्म तो लुम्बिनी में हुआ, ये आपको सुमित अरोड़ा सर ने पढ़ाया हुआ, अभी चलेगा ना तो सर से ही आपको समझाने में कोशिश करते, ठीक है। जन्म हुआ लुम्बिनी में और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ भाई साहब? बोध गया में। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहली बार उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। 5 लोगों को दिया था। आपने देखा होगा, मेरा इंटरव्यू देखा होगा 2021 का, जो 2021 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस क्रैक किया था, तो उसमें मुझे 100 में से 71 मार्क्स थे। और मॉक इंटरव्यू में भी मेरे 71 मार्क्स थे। मैं आपको जरूर शेयर करूंगा उस अपने मार्क्स को। तो आप देखोगे कि मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैंने IIT BHU से पढ़ाई की है। तो उन्होंने बोला कहाँ घूमा है? तो मैंने बोला सारनाथ घूमा है। तो उन्होंने बोला सारनाथ क्यों फेमस है? तो मैंने बताया कि सारनाथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बोलो क्यों फेमस है? हनी सर यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहली बार उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने। बोले कितने लोगों को दिया था? तो मुझे पता ही नहीं था। तो बाद में पता चला 5 लोगों को दिया था। उनके नाम भी हैं लेकिन मुझे नाम नहीं याद है। तो सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये आप जानते होंगे अच्छे से। आपको जो फर्स्ट सरमन दिया गया था, फर्स्ट जो उपदेश दिया गया था, यही दिया गया था। अब देखोगे कि सारनाथ को भाई साहब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया गया है और भारत की 45वीं भाई साहब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। और आप देखो यहाँ पर अशोक स्तंभ भी है, ये यहीं से लिया गया है। और इस साइट को कौन देखेगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको देखता है। ये सब पॉइंट आप लिख लोगे। अब आप देखोगे सारनाथ के शामिल होने के साथ अब बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से 3 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए। लुम्बिनी जो नेपाल में है,
बुद्ध का जन्म स्थान है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। महाबोधि मंदिर भाई साहब बौद्ध गया में, बौद्ध को ज्ञान प्राप्त का स्थान है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, पहला उपदेश देने का स्थान है। अब बचा है कुशीनगर, कुशीनगर को भी आने वाले टाइम में कहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया जा सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस ये है कि महात्मा बुद्ध जी का जहाँ जन्म हुआ था उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया, जहाँ पर ज्ञान दिया था उसको भी बना दिया गया है, समझ गए, और जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको भी बना दिया गया है। अब इंडिया की पोजीशन क्या है, हमने पहले ही बता दिया कि उत्तर भारत में 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, समझ गए, जिसमें 37 हैं भाई साहब नेचुरल, समझ गए, और 7 हैं जिसमें जिसमें 37 हैं जिसमें कल्चरल साइट हैं, 7 जिसमें कल्चरल साइट हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट हैं, और एक जो साइट है वो मिक्स साइट है। मिक्स कौन सा? कंचनजंगा, कि वो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। तो टोटल कितनी हो गई? 45 हमारी भाई साहब साइट्स हो गई टोटल हमारी ये साइट्स, ये भी पता होना चाहिए। तो सारनाथ कहां पर है? वाराणसी के आसपास है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। प्राचीन नाम इसका ऋषिपत्तन और मृगदया पार्क के नाम से भी जाना जाता था। प्रमुख स्मारक यहाँ पर धमेक स्तूपा है, चौखंडी स्तूपा है। चौखंडी स्तूपा गुप्ता काल के टाइम पर बनाया गया था, याद रखना। धमेक स्तूपा ये भाई साहब मौर्यन काल के टाइम पर बनाया गया था। अशोकन स्तंभ भी है, मूल गंध कुटी विहार भी है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी रहते। तो एक बार आप जाइए घूमने तो यहाँ पर पढ़िए, इसके पूरे जब आप पढ़ोगे घूमोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, समझ गए। ये जो चौखंडी स्तूपा है इसके ऊपर एक भाई साहब ऑक्टेंगल टाइप का एक स्ट्रक्चर भी बना है जो मुगलों ने बनवाया था। ये भी पॉइंट आपने देखा होगा जब आप ध्यान से जाओगे, या हिस्ट्री आपको सुमित अरोड़ा सर ने पढ़ाई होगी या धर्मेंद्र सर ने पढ़ाई होगी तो आप समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। निपुण लक्ष्य इनिशिएटिव लिया गया है। तो निपुण एक इनिशिएटिव है, निपुण एक प्रोग्राम है जिसमें क्लास 1 से लेके 3 क्लास के बच्चों को भाई साहब उनको संख्या मतलब काउंटिंग सिखानी है। उनको भाई साहब जो एक तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ABCD, जो भी छोटे छोटे जो आप देखोगे जो अक्षर होते हैं उनको सिखाना है, थोड़ा बहुत उनको पढ़ना सिखाना है, इसलिए निपुण प्रोग्राम चलाया गया है। तो निपुण देखोगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा में व्यापक सुधार का अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, समझ गया, संख्या ज्ञान को मजबूत करने के लिए निपुण लक्ष्य लर्निंग स्टैंडर्ड्स को क्लासरूम आधारित लक्षित शिक्षण विधियों के साथ जोड़ा गया है। तो उनको नंबरेसी सिखाना है और फाउंडेशनल लिटरेसी के काउंटिंग करना, जोड़ घटाव जिसको बोलते हैं कि एडिशन हो गया, समझ गए। तो ये सब हमें क्या करना है, इनको सिखाना है। तो निपुण लक्ष्य आकलन के बारे में आप लिख लेना। तो निपुण लक्ष्य के बारे में क्या है कि बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान एक अभियान है जिससे बच्चों को क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक के छात्रों को बुनियादी गणितीय कौशल में कुशल बनाना है। लेकिन अभी आप देखो उत्तर प्रदेश ने इस मिशन को भाई साहब क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक कर दिया, ये भी ध्यान रखना, समझ गया। ये तो केंद्र सरकार की योजना है जिसमें एक क्लास से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक भाई साहब हम निपुण योजना के तहत उसको बेसिक नंबरेसी और बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज हम उसकी बढ़ाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि हम निपुण जो मिशन है उसको 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक भी लेके जाएंगे, ऐसा भी बीच में था। तो आप ये भी आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार 5 लाख से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों को ट्रेनिंग देगी कि हमारे जो बच्चे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको टीचिंग टेक्निक्स कैसे अच्छी की जाए, डिजिटल टूल्स कैसे बेहतर किए जाएं, लर्निंग आउटकम्स को कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए। दूसरा क्या है, समुदाय की भागीदारी, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी हमारी एजुकेशन बेहतर होगी, हमारा जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कम होगा, बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट करेंगे। जब तक समाज बच्चों को पढ़ाई का महत्व नहीं करेगा तब तक बच्चे कैसे जाएंगे। आजकल आपने देखा हो, आज से 20 साल पहले क्या होता था कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको खेत में लगा दी कि चलो काम कराओ, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, जॉब नहीं लगेगी, देखो उसने BSc किया, उसने BA किया, घूम रहा है, समझ गए। तो एक क्या है, अब समाज में अब क्या जागरूकता बढ़ गई। जैसे मैं अपने गांव से निकला, मेरे गांव में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ाई करके नवोदय चला गया। नवोदय का नाम सुना होगा, नवोदय एटा से पढ़ाई की। फिर मैं सुपर 30 में मैंने पढ़ाई की, फिर IIT BHU चला गया, समझ गए। फिर UPPCS में सिलेक्शन हो गया, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो उसी गाँव से हम निकले। तो गांव के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, शहर के बच्चों से एक कदम भी पीछे नहीं है।
उनसे ज़्यादा ही हो सकता है उनकी पोटेंशियल, वो हर जगह फिट हो सकते हैं। शहर का बच्चा गांव में नहीं रह सकता, लेकिन गांव का बच्चा शहर में रह सकता है। तो कहने का मतलब गांव के बच्चे में बहुत पोटेंशियल होती है, बस उसको कोई गाइडेंस देने वाला हो। तो मुझे लगता है अच्छा है ये इनिशिएटिव, गांव के बच्चों को पढ़ाई कराएगा, उनको बेसिक चीज सिखाएगा, उनकी बेसिक नॉलेज बढ़ाएगा, तो इससे बेहतर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्री का पहला मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट बढ़ेगा, तो भाई साहब कहां बनेगा? तो भाई साहब कंट्री का पहला मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट बनेगा, तो ये कहां बनेगा? ये कमांड हॉस्पिटल में बनेगा। और ये कमांड हॉस्पिटल कहां पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो मतलब कि एक वही बात है कि मेडिसिन में रक्षा मंत्री ने लखनऊ के कमांड अस्पताल में सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हम मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट कहां बनाएंगे? तो ये भाई साहब कमांड हॉस्पिटल में बनाएंगे जो लखनऊ में है। इससे क्या होगा? मेडिसिन में रिसर्च हो गई, इनोवेशंस हो गई, डिफरेंट टाइप की दवाई हो गई, उनकी रिसर्च होगी, तो ये कहाँ होगी? लखनऊ में होगी। इतना आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, एनर्जी फॉरेस्ट की हम बात करेंगे। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का 2026 का बहुत बड़ा टारगेट है। पता वो टारगेट क्या है? वो टारगेट ये है कि उत्तर प्रदेश में भाई साहब 2026 में लगभग 35 करोड़ पौधे लगाने, और उस 35 करोड़ पौधों में अलग अलग टाइप के पौधे हैं। एक समरस पौधे हो गए कि अलग अलग टाइप के, कुछ औषधि पौधे हो गए, कुछ भाई साहब फ्रूट वाले पौधे हो गए, कुछ एनर्जी फॉरेस्ट हो गए। तो फ्रूट्स फॉरेस्ट हो गए, एनर्जी फॉरेस्ट हो गए, मेडिसिनल फॉरेस्ट हो गए, आपने पढ़ा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पौधे लगाए जाएंगे। तो ऐसे ही आप देखो, एनर्जी फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जो भाई साहब उत्तर प्रदेश के हर डेवलपमेंट ब्लॉक में कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन पर एनर्जी फॉरेस्ट का विकसित किया जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जहां से हमें लकड़ी मिल जाए, जहां से बेसिक चीजें मिल जाए। तो एनर्जी फॉरेस्ट वन भूमि, एक तरीके से वन भूमि, गांव की साझा जमीन और सामुदायिक कृषि भूमि पर विकसित किए जाएंगे। इस योजना का नेतृत्व वन और वन्यजीव विभाग करेगा। इसे लागू करने में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग मदद करेंगे। और ये एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान है उसके सपोर्ट, उसके तहत किया जाएगा। अभी आपने देखा हुआ वृक्षारोपण महायज्ञ इनिशिएटिव किया था, और ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहां से किया था? गोरखपुर से स्टार्ट किया था। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो, गोरखपुर से इसको स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य ये था कि 2026 में भाई साहब भारत में 35 करोड़ से, उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ग्रामीण इलाकों में ईंधन की लकड़ी की टिकाऊ उपलब्धता सुनिश्चित करना, मतलब एंश्योर द सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल वुड इन रूरल एरियाज। एक तरीके से नेचुरल फॉरेस्ट पर ज्यादा प्रेशर ना हो, सस्टेनेबल यूज किया जाए, समझ गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किया जाए, ग्रीनरी, ग्रीन कवर बढ़ाया जाए। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश क्या होगा? हरा भरा हो जाएगा। तो 35 करोड़ पौधे लगे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि 35 करोड़ पौधे बहुत कुछ होते हैं। उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं भाई, तमिलनाडु ने क्या किया है? टॉप किया है रोड एक्सीडेंट में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के तहत भाई साहब सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स कहां होते हैं? तो सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो तमिलनाडु में होते हैं। और सबसे ज्यादा भाई साहब मौतें जो होती हैं, सबसे ज्यादा जो डेथ होती हैं वो कहां पर होती हैं भाई साहब? वो होती हैं उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स तमिलनाडु में, और सबसे ज्यादा मृत्यु कहां पर होती है? जहां पर एक्सीडेंट्स के कारण वो उत्तर प्रदेश में होती है। ये आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जल निगम ने, उत्तर प्रदेश का जो जल निगम है उसने आईआईएम इंदौर और आईआईटी कानपुर के साथ क्या किया है? एग्रीमेंट किया है कि हम भाई साहब हम वाटर सिक्योरिटी को, अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 पढ़ा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को अचीव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन संस्थानों के साथ एग्रीमेंट किया है। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जिससे क्या है कि और बेहतर होगा उत्तर प्रदेश में जो हमारी वाटर सिक्योरिटी है और बेहतर होगी। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को भाई साहब जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा गया है। अब उसमें कैसे पानी पहुंचाया जाएगा, उसका इंप्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी यूपी जल निगम देखेगा। और आईआईएम इंदौर क्या करेगा? मैनेजमेंट देखेगा, इफिशिएंसी देखेगी। आईआईटी कानपुर भाई साहब एआई का यूज करके उसका एनालिटिक्स चेक करेगा, उनकी कोई शिकायत होगी उसको मैनेज करेगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इससे क्या होगा? उत्तर प्रदेश की वाटर सिक्योरिटी, नदियों का कायाकल्प, डिजिटल गवर्नेंस बेहतर होगा, जल जीवन मिशन हमारा अच्छा होगा,
ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ये पॉइंट सब आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इस वीक का उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमारा करंट अफेयर था। हम बहुत जल्दी मंथली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहना। और आप हमारे साथ, मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं यूपी स्पेशल पेपर 6, मुझसे पढ़ना चाहते हैं इंडियन सोसाइटी, मुझसे पढ़ना चाहते हैं एथिक्स, और हमारी पूरी टीम से एक होलिस्टिक वे में आप चाहते हैं कि हम यूपीपीसीएस की तैयारी करना, तो आप हमारे आरंभ बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और ये ऐसा बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पूरा कवर कराया जाएगा। आप देखोगे, आप जिस इस बैच में डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारे कोड को आप लगा सकते हैं, योगी लाइव कोड है, आप इस कोड को लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ आपको हमारी इस क्लास की यहाँ पर मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा लिंक्डइन है, आप मुझे यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग करते हैं तो आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली कभी बात करना चाहते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @IITBHU 13065078 पर आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इस तरीके से हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।